हाँ भी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज अपनी चर्चा करेंगे आनुवांशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अपने बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और उसके जो विज्ञान का जो विषय है उस विज्ञान विषय के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं, जिसके 5% जो है एग्जाम में पूछे जाने हैं। कितने परसेंट है? 5% जो है एग्जाम में पूछे जाने हैं। इससे पहले हमने इसके कुछ क्या क्या टॉपिक कर लिया। हमने पहला टॉपिक जो था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो था इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, इसके ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद हमने बात की थी धातु और अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रमुख यौगिक जो थे इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और तीसरा हमने प्रकाश के ऊपर चर्चा की थी और प्रकाश में जो परावर्तन था उस परावर्तन के ऊपर चर्चा की थी हमने। किसके ऊपर? परावर्तन के ऊपर हमने चर्चा की थी। सिर्फ और सिर्फ परावर्तन जो टॉपिक है वो दिया हुआ है उसके ऊपर चर्चा की थी। और आज का अपना टॉपिक है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, यानी कि पूरा टॉपिक नहीं है, इससे जो सामान्य शब्दावलियां जो है उनके ऊपर ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि ये नहीं है कि आपको पूरा जो टॉपिक है आनुवांशिकी इसको विस्तार से करना, इसको विस्तार से नहीं करना है आपने। सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य शब्दावलियां हैं इसके अंदर उनको तैयार करना है आपने, उनको क्या करना है? तैयार करना है। इसके ऊपर आज की क्लास होने वाली है। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये कंटेंट जो है वो पहुंच सके। आपको इसकी क्लासें मिल जाएगी बहुत सारी, लेकिन अलग से इसकी सामान्य शब्दावली की जो क्लास है वो आपको शायद ही मिले। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद क्लास है जो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। और अपने दोस्तों को भी ये बात बता दीजिए और उनको ये शेयर कर दीजिए क्लास, और कहें कि ये जो सामान्य शब्दावली जो है अलग से टॉपिक जो है इसका इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, यहाँ आके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज के इस टॉपिक पर सबसे पहले अपने इसके बारे में छोटी छोटी बातें जो है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं छोटी छोटी। पहले आनुवांशिकी, आनुवांशिकी क्या होता है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ओके, हाँ जी। इसके जो जनक है, जनक जो है इसका कौन है ये याद रखना है आपको। जनक है ग्रेगर, ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो याद रखना है। ओके, हाँ जी। और इसने जो अपने जो लक्षण है जिसके ऊपर प्रतिपादित किए थे, किसके ऊपर प्रतिपादित किए थे इसने? उद्यान मटर का पौधा लिया था इसने। किसका? उद्यान मटर का पौधा लिया था और उसके ऊपर इसने अध्ययन किया था। और उसके ऊपर क्या किया था? अध्ययन किया था। इसने उद्यान मटर का ही पौधा क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो विपरीत लक्षण जो है वो किस में देखे जाते हैं? मटर के पौधे में देखे जाते हैं। इसने इसके ऊपर 37 विपर्यासी लक्षण निकाले। कितने? 37 विपर्यासी लक्षण जो है वो निकाले इसने। ओके, और अध्ययन जो है इसमें, अध्ययन जो है इसने कितने लक्षणों पर किया? 7 विपर्यासी लक्षणों पर इसने क्या किया? अध्ययन किया। ओके, हाँ जी। इसके ऊपर सामान्य शब्दावलियां जो है मैंने आपको लिख के दे दी है। देखो यहाँ क्या है? आनुवांशिकी, आनुवांशिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करवाती है कि जीवों के लक्षण जैसे आंखों का रंग है, कद है, बाल है, अगली पीढ़ियों तक कैसे स्थानांतरित होते हैं, इस बात का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है।
और उनमें किस तरीके से परिवर्तन जो है वो होते हैं वो बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ के घुंघराले बाल है और बेटे में भी आना आनुवांशिकता का उदाहरण माना जाता है। यानी कि माँ के घुंघराले बाल है और वैसे ही बाल जो है घुंघराले बाल बेटे में आ जाए तो वो किसका उदाहरण हुआ? आनुवांशिकता का उदाहरण हुआ। ओके, हाँ जी। ऐसे लक्षणों का अध्ययन जो है जिसके अंदर किया जाता है वह क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। नेक्स्ट है जीन। जीन क्या होता है? यह डीएनए का वह अंश है जो किसी विशेष लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। याद रखना है, किसी विशेष लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे आंखों के रंग का निर्धारण एक विशेष जीन द्वारा ही होगा, एक विशेष जीन द्वारा ही होगा। ओके, हाँ जी। दूसरी बात डीएनए। डीएनए यह दोहरी सर्पिल संरचना होती है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से एक दोहरी सर्पिले संरचना होती है ये, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती है। यह हर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है आरएनए। आरएनए क्या होता है? यह डीएनए से अनुवादित जो जानकारी होती है उसके आधार पर प्रोटीन बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए के द्वारा किया जाता है। यह एक सर्पिल संरचना होती है। डीएनए तो द्विसर्पिल है और आरएनए क्या है? एकल सर्पिल है। ध्यान रखना इस बात का। ओके, हाँ जी। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं? ये धागे जैसी संरचनाएं होती है, बिल्कुल धागे नुमा संरचनाएं होती है इस तरीके से। ओके, हाँ जी। जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। किन से बनी होती है? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, या यूं कहें कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यानी एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होंगे? 2 गुणसूत्र होंगे। उदाहरण के तौर पर 23वां जो गुणसूत्र है का जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है। यानी 23वां जो जोड़ा होता है इसमें देखो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। कितने? 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े में 22 जोड़े जो है अलिंगी गुणसूत्र क्या होते हैं? अलिंगी गुणसूत्र और अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ा जो है, जो 23वां जोड़ा है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगी गुणसूत्र। यानी कि लिंग निर्धारण में यही जोड़ा जो है वो भाग लेता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें लक्षण। लक्षण क्या होते हैं? किसी जीव की कोई भी दिखाई देने वाली जो विशेषता है वही उसका क्या है? लक्षण है। जैसे त्वचा का रंग है, रक्त समूह है, ऊंचाई है इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लक्षण कहलाएंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है वंशानुक्रम क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। यही कारण है कि संतान अपने माता पिता जैसी दिखती है। यानी इसी को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपने वंशानुक्रम बोलते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? यह जीन या गुणसूत्र में अचानक या फिर स्थायी परिवर्तन होता है। अचानक या फिर क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है जो लक्षणों को बदल सकता है। जैसे कुछ लोग जन्म से छठी उंगली लेकर, जो छठी उंगली है ये लेकर जन्म लेते हैं, यह उत्परिवर्तन का ही उदाहरण है। देखो, यानी कि हर मनुष्य में तो नहीं है 6 उंगलियां, लेकिन किसी में अचानक से यानी कि आ जाए या फिर स्थायी जो है वो परिवर्तन जो है वो दिखाई दे, वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। ओके, हाँ जी। एलील जो है वो क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं के 2 या अधिक रूप जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर का जो पौधा है उसकी लंबाई जो है वो ली, यानी कि शुद्ध लंबे जो है, शुद्ध लंबे जो है उसने क्या लिया? यानी कि बड़े टी से दर्शाया। तो ये जो टी लिया हमने ये क्या है? एलील है। ये क्या है? एलील है। समझ गए? हाँ जी। तो उदाहरण के तौर पर जैसे काले और भूरे बालों के लिए अलग अलग एलील्स होते हैं। यानी कि अलग अलग एलील्स ले सकते हैं अपने। काले के लिए बी ले लिया और भूरे के लिए जैसे स्मॉल बी ले लिया अपने। तो ये क्या हो गया? अपने पास अलग अलग एलील से होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है प्रभावी जो है वह एलील जो एकल उपस्थिति में भी लक्षण को क्या करे? प्रकट करे। एकल उपस्थिति में भी क्या करे? लक्षण को प्रकट करे, तो वो क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है। जैसे अगर काले बाल का एलील प्रभावी है
तो संतान के बाल काले होंगे, और दूसरा चाहे एलील किसी भी रंग का हो वो प्रभावी नहीं होगा, वो प्रभावी नहीं होगा। ओके हाँ जी। दूसरा है अप्रभावी, वह एलील जो केवल तब प्रभाव दिखाता है जब उसकी जोड़ी में वही एलील हो, 2 बार आ जाए, क्या आ जाए, 2 बार आ जाए, तो वो कौन से होते हैं कि वो अप्रभावी होते हैं। यानी कि नीली आंखें तभी बनती है जब दोनों एलील नीली आंखों वाले ही हो। या फिर आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ ये एक बड़ा टी ले लिया और एक छोटा टी ले लिया, देखो है ना। जैसे अभी पौधे की लंबाई की बात कर रहे थे, अपने पौधे की लंबाई की बातें कर रहे थे, है ना, लंबाई से बातें कर रहे थे। तो लंबाई में ये तो शुद्ध लंबा हो गया और ये बोना हो गया, है ना। अब इसमें एक तो लंबा है और एक बोना है, तो यहाँ जो ये वाला है, ये जो यहाँ पहले वाला जो है, पहला जो एलील जो है वो इसमें प्रभावी होता है, वो क्या होता है, प्रभावी होता है। तो ये क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। अभी देखा हमने, देखो चाहे दोनों में एक ही है वो तो भी क्या है, वो प्रभावी है। देखो वह एलील जो एकल उपस्थिति में भी लक्षण प्रकटे करे क्या कहलाता है, प्रभावी है। यानी अकेले है तो भी लक्षण दिखाए तो प्रभावी है। अगर दोनों ही अपने पास क्या आए, अप्रभावी वाले आए, है ना, प्रभाव दिखाते हैं, यानी वह एलील जो केवल तब प्रभाव दिखाता है जब उसकी जोड़ी में वही एलील 2 बार आए, क्या आए, 2 बार आए, तब वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास संकर जो है, जब किसी जीव में किसी लक्षण के लिए 2 अलग अलग एलील मौजूद होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तब हम उसको क्या कहेंगे, संकर, क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। ओके जैसे एक बच्चा जिसके बालों के लिए बी, बड़ा बी है, और बी जो छोटा है भूरे एलील है, तो वह संकर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संकरे कहलाएगा। ओके जैसे हमने अभी पौधे की लंबाई से संबंधित लिया, तो ये क्या हुई, संकर लंबाई हुई, इसकी क्या हुई, संकर लंबाई हुई। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है शुद्ध नस्ल जो है वो क्या होती है, ऐसा जीव जिसके किसी लक्षण के लिए दोनों एलील समान हो, जैसे दोनों ही बड़े हों या दोनों ही छोटे हों, है ना, जैसे बड़े बड़े बी हैं, बड़े बड़े छोटे बी है दोनों, इन्हें समजात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजात भी कहा जाता है। आपके जो एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं शब्दावलियों से प्रश्न बनाए जाएंगे। ये शब्दावलियां आपने अच्छे से कंठस्थ करनी है, और इतनी ऐसी नहीं है कि भी हार्ड शब्दावली है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेते हो और इनको नोट कर लेते हो आप, तो ये अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और आपका जो क्वेश्चन आएगा इससे वो आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट देखें, जीनोटाइप जो है वो क्या होता है, किसी जीव की आनुवांशिक रचना, आनुवांशिक रचना यानी उसके जीन का संयोजन, यह बाह्य रूप से नहीं दिखता है, ये बाह्य रूप से नहीं दिखता है। जैसे इनको अपने इस तरीके से दर्शाते हैं, जैसे ABCD वाले जो अल्फाबेट जो है ना, उनके द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे दोनों बड़े भी, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों छोटे, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, इसके जीनोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं, या लक्षण जीन प्रारूप भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, जीन प्रारूप भी बोल देते हैं। ओके क्या बोल देते हैं इनको, जीन प्रारूप, ये याद रखना है। फिनोटाइप, कोई भी लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जैसे बालों का रंग है, ऊंचाई है इत्यादि, ये क्या कहलाता है, फिनोटाइप। जैसे बालों का रंग है, ये फिनोटाइप हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। पौधे की लंबाई है, फिनोटाइप हो गया, है ना। पौधे के जो बीज है, बीज का रंग है, बीज की आकृति है ना, वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। इसको हम लक्षण प्रारूप भी बोल देते हैं, लक्षण प्रारूप भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है, लक्षण प्रारूप। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट देखें, पुनः संयोजन क्या होता है, माता पिता से प्राप्त जीनों का मिलकर नया संयोजन बनना, जिससे संतानों में विविधता आती है, वो क्या कहलाता है, पुनः संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनः संयोजन कहलाता है। इसी कारण यानी कि जाति तो मनुष्य है, फिर भी क्या है, सभी में विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, या यूं कहें कि एक ही माता पिता की संतानें हैं, वो अलग अलग दिखती है, अलग अलग दिखती है, यानी उनमें भी विविधता होती है। ओके हाँ जी। लैंगिक गुणसूत्र, वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करते हैं। मनुष्य में जो पुरुष है उसमें तो क्या है XY, और महिला में XX के रूप में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये मैंने आपको बताया कि इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र है मनुष्य में, कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र है, जिनमें से 22 जोड़े जो है वो तो क्या है, अलिंगी, क्या है, अलिंगी है, ध्यान रखना है, क्या है, अलिंगी है। ओके हाँ जी।
और एक जोड़ा जो है वो लिंगी गुणसूत्र है। एक जोड़ा जो है वो क्या है, लिंगी गुणसूत्र है, जो पुरुष के अंदर तो किसमें एक्स वाई के रूप में है और महिला में एक्स एक्स के रूप में है। ओके, हाँ जी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र वर्गीकरण जो है वो क्या होता है। ये मेंडल का सिद्धांत है जो ये कहता है कि एक लक्षण के जीन का विभाजन दूसरे लक्षण से स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र, यानी कि अलग हो जाता है। ये क्या कहलाता है, स्वतंत्र वर्गीकरण कहलाता है। मेंडल के नियम जो थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से, एक तो प्रभुत्व का नियम, या इसे प्रभाविता का नियम भी बोल देते हैं। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम भी बोल देते हैं, ध्यान रखें, प्रभाविता का नियम। ओके, एक एलील दूसरे पर हावी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, जो जीन लेते हैं अपने, अल्फाबेट से दर्शाते हैं, जो पहला वर्ण जो होगा वही क्या होगा, प्रभावी होता है। पृथक्करण का नियम, एलील्स अलग अलग होकर अपने को जो संतानों में आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, या फिर इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी बोल देते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम भी बोल देते हैं, अपव्यूहन का नियम। ओके, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, हाँ जी। सहप्रभुत्व जो है वो क्या होता है, जब दोनों एलील एक साथ लक्षण में प्रकट होते हैं और कोई एक दूसरे को दबाता नहीं है। जैसे ए बी रक्त समूह है, इसमें ए और बी दोनों एलीले एक साथ प्रकटे होते हैं और एक दूसरे को दबाते भी नहीं है। यह कहलाता है सहप्रभुत्व। क्या कहलाता है, सहप्रभुत्व कहलाता है। ये थे बड़े ही महत्वपूर्ण जो अपने पास है शब्दावलियां, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से और समझते हैं अपनी। आपने अभी तक अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें यहाँ पे, ताकि ये जो कंटेंट दिया जा रहा है वो उन तक भी पहुंचे। हाँ जी, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है बताओ। अभी बताया मैंने, डार्विन को, मेंडल को, वाटसन को, फ्लेमिंग को। तो किसको कहा जाता है, मेंडल को। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ओके, हाँ जी। पूरा नाम क्या है इसका, ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम याद रखें, पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, याद रखें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है, जीन का स्थान किस पर होता है, कोशिका पर, नाभिक पर, गुणसूत्र या डीएनए। यानी जीन का स्थान जो है, जीन का स्थान किस पर था बताओ। मैंने अभी बताया गुणसूत्र पर। किस पर होता है, गुणसूत्र पर। ओके, गुणसूत्र जो है इसके ऊपर क्या होता है, जीन जो है उसका स्थान होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, एक जीन की भिन्न आकृति को क्या कहते हैं। एक ही जीन है और उसकी जो अलग अलग आकृति है उसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, एलील, कोडोन या क्रोमेटिड। किससे क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलीले कहा जाता है। ओके, हाँ जी, एलीले कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे पौधे की लंबाई की अगर बात करें, पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है देखो, यानी कि जो एक जीन अपना है, जो आकृति जो है, या यूं कहें कि एक जीन की भिन्न आकृति को क्या कहते हैं, भिन्न आकृति, अलग अलग आकृति। जीन एक ही अपने पास, लंबाई है ना। लंबाई की जो है दो बात होगी यहाँ, एक तो शुद्ध लंबा, क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, और एक शुद्ध बोना हो गया। क्या हो गया, शुद्ध बोना हो गया। इस बात को दर्शाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक बड़ा अल्फाबेट ले लेते हैं और एक छोटा ले लेते हैं। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलीले कहते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी गुणसूत्र थे, मैंने बताया आपको 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र किससे आता है। देखो अभी बताया मैंने कि जो मनुष्य है, मनुष्य में एक जोड़ी गुणसूत्र है। एक जोड़ी जो गुणसूत्र है ये लिंग गुणसूत्र है। एक जोड़ी जो है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। जिसमें पुरुष के अंदर तो, पुरुष में तो किस रूप में पाया जाता है,
एक्स और वाई के रूप में, और महिला में किस रूप में पाया जाता है, एक्स एक्स रूप में, है ना। तो वाई जो है, वाई गुणसूत्र किससे आता है, देखो पुरुष से आता है। किससे आता है, पुरुष से आता है, दोनों याद रखना है, यानी कि पिता से। किससे आ जाएगा, पिता से। ओके, इस बात को याद रखना है आपको। ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपके एग्जाम में। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, डीएनए की द्विसर्पिल संरचना किसने बताई थी, यानी कि इसकी जो खोज की थी डीएनए की जो द्विसर्पिल जो संरचना है, इसके बारे में किसने बताया था, ये बताना है। ये बताना है किसने बताया था। ओके, हाँ जी, किसने बताया था, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने, हुक ने, यानी कि इनमें से किसने बताया था, ये बताना है आपको। ओके, हाँ जी, तो किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया था, वाटसन और क्रिक ने। ओके, वाटसन और क्रिक। ओके, महत्वपूर्ण पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अच्छे से याद रखें इस पर्सन को। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। मैंने अभी आपको जो शब्दावलियां बताई उसमें पूरा नाम जो है वो लिख रखा है, यानी कि अच्छे से आपने याद कर लेना है, उस नाम को अच्छे से याद कर लेना है। तो क्या बताया मैंने, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डबल न्यूक्लिक अम्ल, या डायग्रोमेटिक न्यूक्लिक अम्ल, या डाईऑक्सिन न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या होता है बताना है, यानी कि डीएनए का पूरा नाम जो है वो बताना है आपने। डीएनए का पूरा नाम जो है वो बताना है, क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या डाईऑक्सी भी होता है, यहाँ डाई भी ई भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ओके, हाँ जी, पूरा नाम याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अच्छे से याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, पुनरावर्ती डीएनए खंड को क्या कहा जाता है, जो पुनरावर्ती जो है, पुनरावर्ती डीएनए खंड को क्या कहा जाता है, ये बताना है। जो पुनरावर्ती दर्शाते हैं, जो पुनरावर्ती दर्शाते हैं, जीन, कोडोन, या सैटेलाइट डीएनए, या टाइरोसिन, तो क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए। क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है, याद रखना है। ओके, हाँ जी, सैटेलाइट डीएनए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, डीएनए किसके द्वारा संकेतिक होता है, जीन द्वारा, कोशिका द्वारा, प्रोटीन द्वारा, अमीनो एसिड द्वारा, किसके द्वारा होते हैं ये बताना है। तो ये जीन द्वारा संकेतिक होते हैं, ध्यान रखना है, यानी कि जीन जो है वो इसके अंदर जो डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर जो संकेत के रूप में दर्शाए जाते हैं, उनको किसको दर्शाए जाते हैं, जीन को दर्शाया जाता है। गुणसूत्र की रचना में मुख्य रूप से क्या होता है, गुणसूत्र की जो रचना होती है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ये बताना है। प्रोटीन और ग्लूकोज होता है, या फिर डीएनए और प्रोटीन होता है, या लिपिड और वसा है, या राइबोसोम है। तो मैंने अभी बताया आपको पीछे शब्दावली में, गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास तो जो जीन हमेशा प्रकट होता है वह कहलाता है, जो हमेशा ही प्रकट हो जाए, जो हमेशा ही प्रकट हो जाए वो क्या कहलाता है, अप्रभावी, प्रभावी, हेक्टोराइगस, या ऑटोसोम। तो कौन सा होता है, प्रभावी। कौन सा होता है, प्रभावी होता है, चाहे वो एक है या पूरा जोड़ा है तो भी क्या रहेगा, वो प्रभावी रहेगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक ही लक्षण के दो भिन्न जीन को क्या कहते हैं, जीन, एलील, कोशिका, कोडोन, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, एलील, मैंने आपको बताया अभी, क्या कहते हैं, एलीले कहते हैं, ध्यान रखना है। यानी एक ही लक्षण के दो भिन्न जीन हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ओके, हाँ जी। जब दो प्रभावी एलील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जो प्रभावी होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, हेक्ट्रोजाइगस, या होमोजाइगस, या फिर होमोजाइगस अप्रभावी, या जीनोटाइप। जब दोनों प्रभावी है तो क्या कहेंगे उसको, होमोजाइगस प्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रभावी कहेंगे। देखो ओके, ध्यान रखना इस बात का, प्रभावी है तो प्रभावी कहेंगे। अगर यहाँ कह दे दो अप्रभावी तो क्या आ जाएगा, अप्रभावी आ जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास फेनोटाइप किससे संबंधित है, आंतरिक संरचना से, या बाह्य अभिव्यक्ति से, या गुणसूत्र, या फिर म्यूटेशन से।
तो फिनोटाइप, फेनो या फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, ये किससे संबंधित होते हैं? बाह्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, यानी कि बाहरी अभिव्यक्ति जो होती है उससे संबंधित होते हैं। बाहरी अभिव्यक्ति जो होती है उससे संबंधित होते हैं। आंतरिक से संबंधित कौन सा है? आंतरिक से संबंधित कौन सा है? जीनोटाइप है। कौन सा है? जीनोटाइप है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। जीनोटाइप क्या दर्शाता है? कोशिकाओं की, कोशिका की संख्या, किसकी संख्या? कोशिका की संख्या, आंतरिक जीन संयोजन, आंतरिक जीन संयोजन या व्यवहार या फिर पोषण। तो अभी बताया मैंने, जीनोटाइप जो है वो क्या दर्शाता है? आंतरिक जीन संयोजन, आंतरिक जीन संयोजन दर्शाता है, ध्यान रखना है, आंतरिक जीन संयोजन दर्शाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास गुणसूत्रों की जोड़ी का सही मिलान क्या कहलाता है? गुणसूत्रों की जोड़ी का सही मिलान जो है वो क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस, होमोलॉग्स या सेमीजाइगस या ऑटोसोम। तो क्या कहलाता है? होमोलॉग्स कहलाता है, ध्यान रखना है, होमोलॉग्स कहलाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है लिंग से संबंधित गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? लिंग से संबंधित होता है उनको क्या कहते हैं अपने? ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, हाइब्रिड या नॉन कोडिंग। तो क्या कहते हैं? देखो, लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, या फिर यहाँ क्या लिखा हो सकता है? लिंग गुणसूत्र लिखा हो सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास आनुवांशिक के बीमारियां किस कारण होती है? आनुवांशिक जो बीमारियां हैं वो किसके कारण होती है ये बताना है आपको। पर्यावरण से है, किससे है? पर्यावरण से है, जीन में दोष के कारण होती है, या जीवन शैली से आती है, या पोषण की कमी से आती है। तो जो आनुवांशिक बीमारियां होती है वो जीन में दोष होने के कारण आती है, यानी कि आनुवांशिक बीमारियां कौन सी हुई? जो ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी कि माता पिता से संतान में आ जाती है, वे बीमारियां क्या कहलाती है? आनुवांशिक बीमारियां कहलाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है रिसर्च कारक, जिसे RH फैक्टर बोलते हैं अपनी, RH फैक्टर जिसको कह देते हैं। RH फैक्टर जो है यानी कि विश्व में यह 93% लोगों में उपस्थित है, 93% लोगों में क्या है? उपस्थित है, लोगों में उपस्थित है। ओके, और 7% लोगों में अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। इस बात को भी याद रखें, 7% लोगों में क्या है? अनुपस्थित है। आपने सुना होगा जो ग्रुप होते हैं, जो रक्त समूह जो होते हैं, रक्त समूह सुना होगा कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना? ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। तो पॉजिटिव का मतलब है कि RH उपस्थित है उसमें, और नेगेटिव का मतलब है कि उसमें RH फैक्टर जो है वो अनुपस्थित है। ओके, ये किससे संबंधित है? आंखों के रंग से, रक्त समूह से, त्वचा के रंग से, बुद्धि से। तो अभी बताया मैंने किससे संबंधित है? ये रक्त से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है, यानी कि रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास एक ही जीन का दोहराया जाना क्या कहलाता है? एक ही जीन का दोहराया जाना क्या कहलाता है? एक ही जीन का दोहराया जाना क्या कहलाता है ये बताना है आपको। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या म्यूटेशन या जीन डुप्लीकेशन या रिपब्लिकेशन। तो अपने जानते हैं अच्छे से कि कोई भी चीज है उसका दूसरी चीज अपने बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ना फोटोकॉपी। अपने क्या बोलते हैं? फोटोकॉपी, या फिर कह देते हैं कि इसका ये डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट है। तो वही बात यहाँ है कि जीन डुप्लीकेशन कहलाएगा। क्या याद रखना है? जीन डुप्लीकेशन। समझ गए आप? इस वर्ड से याद रख सकते हो कि ये इसकी फोटोकॉपी है, यानी डुप्लीकेट है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है मनुष्यों में कौन से गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं? कौन सा गुणसूत्र करता है? मैंने बताया 23वां जो जोड़ा होता है वो क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण करता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? आनुवांशिक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। कोडन, म्यूटेशन, ट्रांसलेशन, रिपब्लिकेशन। आनुवांशिक जो परिवर्तन होता है, आनुवांशिक के जो परिवर्तन होता है इसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है।
याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास राइबोसोम का कार्य क्या होता है। राइबोसोम जो है इसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण या कोशिका विभाजन। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि जो आरएनए है, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम है, आरएनए का काम है। किसका काम है, आरएनए का काम है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन या रिडक्शन। तो क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये बताना है। जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी या जैव प्रौद्योगिकी। तो क्या कहलाता है बताओ, आनुवांशिकी। क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। ओके, हाँ जी। ऐसे ही सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। इसके जो सामान्य शब्दावली है उसी से प्रश्न लिए जाएंगे और एक प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी कोशिकाओं में, केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, रक्त कोशिकाओं में। तो किसमें पाए जाते हैं, केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। एक्स और वाई गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं। यानी पर्सन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है पर्सन की बदल दी गई है। यानी कि इससे पहले जो पर्सन आया सेम वैसा का वैसा पर्सन है। यानी कि पर्सन की लैंग्वेज जो है इस तरीके से भी बना दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है पर्सन की लैंग्वेज को भी। ओके, हाँ जी। उसी के अनुसार आंसर जो है आपने देना है। एक ही जीन की दो अलग प्रतियां क्या कहलाती है। एक ही जीन है, उसकी दो अलग अलग प्रतियां हैं, दो अलग अलग क्या है, प्रतियां हैं, वो आपस में क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। जीन कहलाती है, कोडन या एलील या ट्रिपलेट। यानी पर्सन हमने इससे संबंधित पीछे देख चुके हैं। पर्सन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी यहाँ बदल दी मैंने। यानी पर्सन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ही जीन की दो अलग प्रतियां, प्रतियां मतलब जीन एक ही है, जीन एक ही है। जब दो अलग अलग प्रतियों के रूप में दर्शाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास से मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का उपयोग किया था, अभी बताया मैंने, मटर के पौधे का उपयोग किया था। उद्यान मटर भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखें। क्या, उद्यान मटर भी लिखा हो सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है डीएनए में 4 नाइट्रोजन्स आधार होते हैं, इनमें कौन शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। 4 नाइट्रोजन से आधार होते हैं, उनमें से इनमें से 3 तो है, एक जो है वो नहीं है। एक कौन सा नहीं है ये बताना है अपने को। एक जो है कौन सा नहीं है वो बताना है। एडेनिन होता है, थायमिन ये भी होता है। देखो एडेनिन भी पाया जाता है जिसे ए से दर्शाते हैं अपने, और थायमिन ये भी पाया जाता है जिसे टी से। साइटोसिन जिसे हम एस से सी से दर्शाते हैं। और यूरेसिल, यूरेसिल नहीं होता है। देखो यूरेसिल नहीं होता है, इसके जगह क्या होता है, ग्वानिन होता है। क्या होता है, गवानिन होता है, गवानिन, गवानिन होता है। ओके, जिसे हम जी से दर्शाते हैं। तो ये याद रखनी है चारों, ये चारों आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में। और क्या है ये, नाइट्रोजन आधार है। क्या है, नाइट्रोजन से आधार बोला जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, जो थायमिन डीएनए में थायमिन था उसकी जगह आरएनए में अलग पाया जाता है। तो अलग क्या पाया जाता है ये बताना है आपने। अलग जो है वो क्या पाया जाता है ये बताना है। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल या ग्वानिन। तो ये तो पाए जाते हैं, देखो सेम के सेम, ये तो सेम के सेम। आगे जो थायनिन था उस थायनिन की जगह क्या पाया जाएगा, इसमें यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। ओके, ध्यान रखना है, यूरेसिल पाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास गुणसूत्र का कार्य जो है वो क्या है। गुणसूत्र का जो कार्य है वो क्या है, भोजन पचाना। क्या, भोजन पचाना,
ऊर्जा उत्पादन या आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना या फिर ऑक्सीजन परिवहन या फिर ऑक्सीजन परिवहन। तो क्या काम है गुणसूत्र का? आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना यानी कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। यानी कि गुणसूत्र का जो कार्य है वो कार्य क्या है? जो आनुवांशिकीय जानकारियां जो है उन जानकारियों को एकत्रित करने का जो काम है वो किसका होता है? गुणसूत्र का होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण कहलाता है। मैंने आपको बताया जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षण जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वंश, आनुवांशिकता, वंश परंपरा या फिर क्रम। तो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। ओके, और विज्ञान की जिस शाखा के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगी? आनुवांशिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आनुवांशिकी कहलाएगी। कौन सा लक्षण माता पिता दोनों से आ सकता है? कौन सा लक्षण जो है वो माता पिता दोनों से भी आ सकता है ये बताना है आपको। अप्रभावी, प्रभावी, लिंग धारित, अधिग्रहित। तो जो अप्रभावी होता है वो दोनों से आ सकता है। अप्रभावी दोनों से आ सकता है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। अप्रभावी है ये दोनों से भी आ सकता है। प्रभावी जो है वो किसी एक से आएगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण जीन से होने वाला एक रोग कौन सा है? त्रुटिपूर्ण जीन से होने वाला एक रोग जो है वो कौन सा है? डेंगू, थैलेसीमिया, मलेरिया, प्लेग। तो कौन सा है? कौन सा है बताओ, कौन सा हो जाता है? जो त्रुटिपूर्ण जीन के द्वारा होता है, त्रुटिपूर्ण जीन के द्वारा जो होता है वो कौन सा होता है? थैलेसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? थैलेसीमिया हो जाता है। ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है? थैलेसीमिया। ध्यान रखना है अगर जीन के अंदर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई है या यूं कहें कि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जब अपने रक्त लेते हैं या रक्त जब डॉक्टर चढ़ाता है तो पहले वो जांच करता है कि इसका जो समूह है मरीज का और जो रक्त चढ़ाया जा रहा है उस रक्त का समूह जो है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, जीन अलग हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाएगा? थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। थैलेसीमिया रोग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो रक्त होगा वो रक्त जम जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त जो है वो जम जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की जो खोज है वो किसने की थी? तो आप अच्छे से जानते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल, हर्शी या डार्विन। तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास डीएनए प्रतिकृति में कौन सी एंजाइम मुख्य भूमिका निभाती है? कौन सी जो एंजाइम है वो मुख्य भूमिका निभाती है ये बताना है। ट्रांसफेरेज, डीएनए पॉलीमरेज या लिपेज या पेप्सिन। तो याद रखना है डीएनए से बात आ रही है तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। ध्यान रखना है डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये मुख्य भूमिका निभाती है जब प्रतिकृति बनती है। जब वो प्रतिकृति बनती है तब क्या होता है कि कौन सी एंजाइम जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है? डीएनए पॉलीमरेज जो है ये मुख्य भूमिका निभाती है। आनुवांशिकता का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। आनुवांशिकता का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? आंख के रंग में, भाषा में, पोषण में या धर्म में। तो देखो ध्यान से, किस में देखा जाता है? आंख में। याद रखना है आंख के रंग में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। आंख के रंगों में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखना इस बात को। ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास सेल विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? सेल विभाजन मतलब कोशिका विभाजन की बात हो रही है। क्या कोशिका विभाजन की बातें हो रही है? तो सेल विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। यानी कि ये अवस्थाएं हैं इसकी। क्या जो गुणसूत्र होता है इस गुणसूत्र की क्या ये अवस्थाएं हैं? तो कौन सी अवस्था में होता है? जब कोशिका विभाजन होता है तब। तो मेटाफेज अवस्था में। किस अवस्था में होता है? मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियमों की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि
जो आनुवंशिकता की खोज हुई थी, यानी कि उन नियमों की किस वर्ष खोज हुई थी ये बताना है। ओके, हाँ जी, 1856 में, 1865, 1872 या फिर 1900। तो याद करो कौन सा था, 1965। कौन सा है, 1965 में इसकी खोज हुई थी। ओके, ध्यान रखना है 1965 में। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, जीन वह खंड है जो नियंत्रित करता है, यानी कि जीन जो है वो किसको नियंत्रित करता है ये बताना है आपको। तो जीन भोजन को नियंत्रित करता है, या लक्षण को, या परिवेश को, या तापमान को। तो किसको नियंत्रित करता है, देखो ये लक्षण को नियंत्रित करता है। किसको, लक्षण को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, लक्षण को नियंत्रित करता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, गुणसूत्र की लंबी भुजाओं को क्या कहते हैं। जो लंबी भुजाएं होती है गुणसूत्र की, उनको क्या कहा जाता है। जैसे इस तरीके से ये एक गुणसूत्र है, जैसे एक ये गुणसूत्र है मान लो, है ना। तो ये जो लंबी भुजा है इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। जो ये लंबी भुजा होती है इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो लंबी भुजा क्यू आर्म होती है, या पी आर्म होती है, या एक्स आर्म होती है, या शॉर्ट आर्म होती है। तो क्या होती है, क्यू आर्म होती है। ये कौन सी होती है, क्यू आर्म होती है। ध्यान रखना क्या कहलाती है, ये क्यू आर्म कहलाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, आरएनए की एकल श्रृंखला में पाए जाने वाले शर्करा का नाम, यानी कि आरएनए है उसके अंदर कौन सी शर्करा जो है वो पाई जाती है ये बताना है। डीऑक्सीराइबोज होती है, या राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो कौन सी शर्करा होती है इसमें, राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सी तो डीएनए में है ना, और आरएनए में राइबोज है। आरएनए में क्या है, राइबोज है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, आनुवांशिक जानकारी का वाहक कौन है। आनुवांशिक जो जानकारी है उसका वाहक जो है, यानी पीढ़ी दर जो पीढ़ी ले जाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है। प्रोटीन के द्वारा, जीन के द्वारा, विटामिन, या फिर कोशिका द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, जीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जीन द्वारा। तो आनुवांशिक जानकारी का जो वाहक है वो कौन है, जीन है। वो कौन है, जीन है, याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, यदि किसी लक्षण के लिए दोनों एलील समान है तो व्यक्ति कहलाता है। तो व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी दोनों जीन जो है वो समान है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देके, दोनों या तो बड़े टी हो, दोनों छोटे टी हो, है ना, या दोनों बड़े बी है ना, एक समान है दोनों एलील, तो वो कौन सा होगा, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, म्यूटेशन, ट्रांसलेशन। तो जब सेम होते हैं तो कौन सा होता है, होमो होता है। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस होते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा आधार ए के साथ जुड़ता है। ए के साथ कौन सा जुड़ता है ये बताना है। यानी कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया 4 जो आधार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 आधार पाए जाते हैं। इन 4 आधार में जो ए आधार है, ए आधार है, इस ए के साथ कौन जुड़ता है ये बताना है। तो ए के साथ टी जुड़ता है, थायमीन, है ना। कौन जुड़ता है, थायमीन जुड़ता है, यानी कि टी जो है ये जुड़ता है, टी यानी थायमीन। ओके, हाँ जी, क्या जुड़ता है, थायमीन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, आरएनए के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया होती है। आरएनए के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया जो है वो होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, पुनर्संयोजन। तो कौन सी बताई थी, बताओ, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया है वो होती है। नेक्स्ट है, जीन से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जीन से जब प्रोटीन बनता है, जीन से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आनुवांशिकता, आनुवांशिक कोडिंग, या जीन अभिव्यक्ति, या प्रजनन। तो क्या कहा जाता है, जीन अभिव्यक्ति। क्या कहा जाता है, जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किससे प्राप्त होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक क्या है, अंग है। और इसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए जो है वो किससे प्राप्त होता है, पिता से, माता से, दोनों से, या भाई से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है
वो याद रखना है, माता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है, ये बात याद रखें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त तकनीक को क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो तकनीक जो है वो प्रयुक्त की जाती है, वो कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जियोलॉजी? तो कौन सी होती है? बायोटेक्नोलॉजी, याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, कौन सी होती है? बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, याद रखना है। यानी कि आनुवांशिक जो टॉपिक है ये किससे सब्जेक्ट का है? ये बायो का है। किसका है? बायो का है। और इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी, तो क्या आ जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी, याद रखना है। ओके, हाँ जी, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, यदि दोनों एलील प्रभावी हों तो स्थिति क्या कहलाती है? जब दोनों एलील प्रभावी हों तो स्थिति क्या कहलाती है, ये बताना है। डोमिनेशन, कोडोमिनेशन, रेसिव या म्यूटेशन? तो क्या कहलाती है? कोडोमिनेशन, कोडोमिनेशन। ओके, याद रखना है, कोडोमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, तो ये थी अपने पास से आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य जानकारी। ओके, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि एक एक चीज जो है वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ नया और जुड़ना चाहिए या इसमें ये कमी रह गई है, ये कमी आप कमेंट के अंदर जरूर डालें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट जरूर करें, कि इससे क्या होता है कि हमें एक हौसला अफजाई हो जाता है। और आप यूँ मान सकते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ाया है वो आप उससे संतुष्ट हैं, तो इससे आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ आपने कमेंट डालना होता है। और कमेंट डालकर हमें आपकी जो राय है वो राय दे सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो चतुर्थ श्रेणी की जो बाकी कक्षाएं हैं वो भी रनिंग में है, यानी कि बाकी जो विषय हैं वो भी इस प्लेटफार्म पर सारे के सारे रनिंग में चल रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं लगाया है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप प्रत्येक क्लास को एक बार लगा के जरूर देखें। आपको जो कंटेंट हमने दिया है वो कंटेंट आपके लायक है या नहीं है, इस बात को भी आप कमेंट में जरूर डालें। ओके, हाँ जी। तो कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, कल अपने मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कल अपनी बात करेंगे मानव शरीर, मानव शरीर की संरचना जो है इससे संबंधित चर्चा करेंगे। मानव शरीर की संरचना से संबंधित चर्चा करेंगे। ओके, हाँ जी। तो कल की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और आपने अपने साथियों को भी ये बात जो है बता देनी है, और उन तक इस बात को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।